बैठिए प्लीज बैठिए। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? ठीक। जो लोग ऑनलाइन देखते हैं भैया बहुत सारा नमस्ते। और आइए शुरुआत करते हैं। तो कल हम लोगों ने पाठ्यक्रम देख लिया था। हाँ, पीछे जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। आज से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, है ना? कल तो खाली वार्तालाप का कार्यक्रम था। और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। बहुत से लोग बाहर भी सवाल पूछने गए थे क्योंकि वो यहाँ पहुँचने में हिचक रहे थे। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, हिचकना नहीं है ना? जो पीछे लोग बैठे हैं बालकनी नुमा में, उनसे विनम्र निवेदन है कि स्टूडेंट बन के नीचे बैठ जाएं। वह स्थान किताब रखने का है जहाँ पर सरस्वती का वास होता है ना? इस पे किताब रखते हो ना आप लोग बेंच पे। जिस स्थान पर बुक रखी जाए वो स्थान आपके बैठने का नहीं होना चाहिए। इससे नकारात्मक तक ऊर्जा आएगी, आपकी सफलता में बाधा बनेगी। मतलब मुझे दिक्कत नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। इसके बावजूद बैठना चाहो तो बैठो। बस सिलेक्शन थोड़ा एक साल लेट हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि एक साल बाद सिलेक्शन लेना है तो आप और थोड़ा ऊपर बैठ जाओ। चलिए। गुरुजी, न्यू एनसीईआरटी लेना है कि ओल्ड? आदिमानव के काल की, जिससे आदिमानव पढ़ता था ना, वही ले लो। जो बाजार में मिले वो खरीद लीजिए। प्रयास करो कि कोविड 19 से पहले की अगर मिल जाए तो वो सबसे अच्छी है, कारण कि कोविड के बाद सिलेबस उन्होंने रिड्यूस कर दिए। तो अगर वो मिले तो द बेस्ट है, नहीं तो जो मिल रही है द बेस्ट है सब। तो क्या आपने कुछ खरीदा वरीदा? अच्छी बात है। तो आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं मानव पोषण और स्वास्थ्य, है ना? कल हेडिंग हमने अवेलेबल करा दी थी आपको। तो पार्ट 1 पर चर्चा करेंगे। जय हिंद भाई, नमस्ते नमस्ते, राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार। मेरे चरणों या आपके चरणों में? मेरे वाले में उल्टा कर दे। ठीक है सर जी। कल की क्लास नहीं चल रही है, आज की चलाओ। रोज की क्या ही चलाना क्लास सर। पहले इसका नोट्स है तो क्या करें? नया बनाए नहीं, वही लेके बैठो। जो नया बताया उसको रिपीट मार दो, ऐड ऑन कर लो। साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, होता रहता है। और रात में ना जो धीमा किए तो उसको तेज कर लो, सही हो जाएगा। रात में बात करने के चक्कर में धीमा कर देता है। बगल में सुनाई देता ना, हेलो। तो वो क्या करता है ना, रात में जो कि साइलेंट रहता है तो वो वॉल्यूम को धीमा कर देगा। सुबह जब क्लास करने आएंगे तो वॉल्यूम बहुत धीमा रहता है। तो ऐसे ही कर लो, बढ़ा दिया करो, ठीक हो जाता है। रात में फिर कर लेना अपना, क्या करना है उसमें। नो प्रॉब्लम सर, अब चलने लगा यार। ये है असली काम। बढ़ा लिया। नाइस। बेस्ट। जिंदगी को सर्वाइवल के तौर पर जियो, है ना? दोनों चीजें हैं। सर जी, साउंड में खर खर की आवाज आ रही है, कभी कभी आ जाती है। मेरी चरणों में आप सबका प्रणाम, है ना? देख रहे हो, एक मारे ना छेद हो जाएगा सीधा, है ना? जहां नहीं वहां भी हो जाएगा। ताली क्यों बजाते हो? आइए। तो लिखिएगा हेडिंग, सजीव और उसकी विशेषताएं तथा पोषण। लिखिएगा हेडिंग, सजीव और उसकी विशेषताएं तथा पोषण। पहली हेडिंग है। और अब पढ़ना शुरू करते हैं। सजीव और उसकी विशेषताएं तथा पोषण। सजीव, उसकी विशेषताएं तथा पोषण। पोषण से पहले एक बार नजर डालते हैं, कोई जीवित है तो उसके कुछ तो लक्षण होंगे, है ना? जैसे आपसे कोई कहे कि सिद्ध कीजिए कि आप जिंदा हो, कैसे कहोगे? अरे, तुरंत उसको काट लो, फिर देखो मैं जिंदा हूँ। ठीक। प्रतिक्रिया देनी है ना, दांते काट लो। कह दो अब पूछो कि जिंदा है। ठीक, हाँ हाँ, आप जिंदा हो। खैर, तो ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जिनके आधार पर हम सजीव की विशेषताओं को समझेंगे। लिखिएगा, निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर। लिखिएगा कॉपी में, निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर। निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर सजीव के, निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर
सजीव की विशेषताएं, सजीव की विशेषताएं अस्पष्ट होती हैं। निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर सजीवों की विशेषताएं अस्पष्ट होती हैं। निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर सजीव की विशेषताएं अस्पष्ट होती हैं। जैसे देखो, एक होता है मूवमेंट। अगर हम सजीव हैं तो हम मूव करेंगे, गति करेंगे। दूसरा होता है रेस्पायर, सांस लेंगे। सेंस, संवेदना प्रकट करेंगे। ग्रोथ करेंगे, जनन करेंगे, उत्सर्जन करेंगे और पोषक पदार्थों का सेवन करेंगे। तो अब है ए मिसेस ग्रेन। क्या है? मिसेस। इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया मिसेस ग्रेन। कोई भी सजीव मिसेस ग्रेन कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है तो ब्रैकेट में हेडिंग डाल देना MRS ग्रेन, मिसेस ग्रेन। बीच में से लिख देना MRS ग्रेन। सजीव की विशेषता का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। M मतलब मूवमेंट, R मतलब रेस्पायर, S मतलब सेंस, G मतलब ग्रोथ, REN, इस तरह से। तो नंबर 1 डाल दीजिएगा, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, गति तथा गमन, गति तथा गमन। पहला हेडिंग डाल देना नीचे, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, गति तथा गमन। गति तथा गमन। मूवमेंट मीन्स होता है गति, लोकोमोशन मीन्स होता है गमन। तो इसके आगे ऐसे एरो खींचना, लिखिएगा सभी सजीव अर्थात पादप और जंतु, सभी सजीव अर्थात पादप और जंतु, सभी सजीव अर्थात पादप और जंतु गति व गमन करते हैं, गति व गमन करते हैं। सभी सजीव अर्थात पादप और जंतु गति व गमन करते हैं, गति व गमन करते हैं। पादप और जंतु गति व गमन करते हैं। नंबर 2 लिखिएगा, रेस्पायर या श्वसन या सांस लेना। नंबर 2 लिखिएगा, रेस्पायर या श्वसन या सांस लेना। रेस्पायर, श्वसन या सांस लेना लिखिएगा। ऊर्जा प्राप्ति के लिए, सांस ऊर्जा के लिए ली जाती है। ऊर्जा प्राप्ति के लिए, ऊर्जा प्राप्ति के लिए जंतु और पादप दोनों, ऊर्जा प्राप्ति के लिए जंतु और पादप दोनों श्वसन प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। ऊर्जा प्राप्ति के लिए जंतु और पादप दोनों श्वसन प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। ऊर्जा प्राप्ति के लिए श्वसन प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। ऊर्जा प्राप्ति के लिए श्वसन प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। और बोर्ड की तरफ ध्यान देना, हमने एक शब्द दिया है श्वसन, रेस्पायर या रेस्पिरेशन, या हमने एक नाम दिया है सांस लेना, यानी कि ब्रीदिंग करना। सांस लेने को ब्रीदिंग कहते हैं और श्वसन को रेस्पायर कहते हैं। तो अब ये जो प्रक्रिया है ये बता रही है कि कोई जीवित है, और हमने कहा कि प्लांट भी इसमें आ रहे हैं, और हमने कहा एनिमल भी इसमें आ रहे हैं। इतना अंग्रेजी चल जाएगा ना, सब ठीक है। हाँ, नहीं पता चलेगी तो प्लांट को पादप लिखो, एनिमल, और एनिमल में भी ह्यूमन आ जाएगा। और जब एनिमल या ह्यूमन या प्लांट ये दोनों के दोनों सांस ले रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये सेम या समान व्यवस्था दर्शाते हैं। समान व्यवस्था का आशय है कि ये CO2 प्लस एयर को बाहर निकालेंगे और O2 प्लस एयर को अंदर लेते हैं। अक्सर हमारे मन में एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है कि पादप ऐसा नहीं करते, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। दरअसल वो O2 लेते कब है? जब वो भोजन बनाते हैं,
प्रकाश संश्लेषण। तो सामान्य जो श्वसन की प्रक्रिया है वो ह्यूमन की और प्लांट की सेम एग्जैक्टली होगी। हम ऐसी स्थिति में O2 प्लस एयर को खींचेंगे और CO2 प्लस एयर को बाहर निकालेंगे, और ये प्रक्रिया हमेशा होगी, अर्थात 24/7, यानी कि लगातार होने वाली प्रक्रिया है। नीचे आप बना लेना, इस ग्राफिक्स को नीचे फिट करिए। सांस लेना दोनों समान प्रक्रियाएं हैं। पादप भी सांस लेता है और एनिमल भी सांस लेते हैं। दोनों इस दौरान O2 प्लस एयर को खींचते हैं, CO2 प्लस एयर को बाहर निकालते हैं। ये आउट है और ये इन है। ये नीचे बन जाएगा, नीचे एक नोट लिख देना है और इसको हम लोग लिखेंगे। तो एक बात क्लियर हो गई कि पौधे भी हमारे ही जैसे सांस लेते हैं, कोई अंतर नहीं है। नीचे लिखिएगा नोट में। लिखिएगा श्वसन की प्रक्रिया हमारे लिए एक विघटनकारी कैटाबोलिक, श्वसन की प्रक्रिया हमारे लिए एक विघटनकारी कैटाबोलिक प्रक्रिया है। हमारे लिए एक विघटनकारी या कैटाबोलिक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज विखंडित होकर एटीपी में परिवर्तित होता है। जिसमें ग्लूकोज विखंडित होकर एटीपी, इसको बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित होता है, और यही हमारे लिए ऊर्जा का सिक्का है। यही हमारे लिए ऊर्जा का सिक्का है। यही हमारे लिए ऊर्जा का सिक्का है। यही हमारे लिए ऊर्जा का सिक्का मतलब कॉइन, यानी कि जो हम एनर्जी हासिल करते हैं वो कहाँ से हासिल करते हैं? एटीपी से। जितना एटीपी बनता है वो हमारी बैटरी को 100% चार्ज कर देता है और दिन भर हम काम करते रहते हैं। तो सांस लेना सबसे बड़ा रीजन क्या है? एटीपी हासिल करना। वो ऑक्सीजन वगैरह ठीक है, जो भी चल रहा है सो चल रहा है, बट श्वसन की प्रक्रिया अंतिम व्यवस्था क्या बना रही है? एटीपी, और वही हमारी ऊर्जा का आधार है। जब तक एटीपी नहीं बनेगा तब तक ग्लूकोज से कोई मतलब नहीं है। ग्लूकोज टूटेगा, और टूटेगा तो क्या कहेंगे उसको? विघटनकारी। इसीलिए जब हमारा श्वसन होता है तो हमारा वजन क्या होगा? कम। तो श्वसन प्रक्रिया के दौरान जानवरों के वजन में, नोट नंबर 2 लिखो। देखिए, श्वसन प्रक्रिया के दौरान हमारे वजन में कमी आती है। श्वसन प्रक्रिया के दौरान हमारे वजन में कमी आती है। श्वसन प्रक्रिया के दौरान हमारे वजन में कमी आती है। श्वसन प्रक्रिया के दौरान हमारे वजन में कमी आती है। इसके बाद तीसरा लिखिएगा, सेंस या संवेदना।
सेंस या संवेदना, या हिंदी में कहेंगे संवेदी क्षमता। अगला जो हम व्यवहार दिखाते हैं सजीव होने का, वो है सेंस। हिंदी में कहेंगे संवेदी क्षमता, संवेदी क्षमता। तो हम अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से अपनी संवेदना बताते हैं कि भाई अगर बहुत ठंडी है तो हम कांपेंगे, और बहुत गर्मी है तो हम कहेंगे पंखा चलाओ, है ना। कोई हमें कुछ डांटेगा तो हम भी गुर्राएंगे, प्यार करेगा तो प्यार से बात करेंगे, कोई मुई छुएंगे तो मुरझा जाएगी, ये काहे छू रहे हो। तो वही कहानी है कि हम अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से सेंस जनरेट करते हैं। तो लिखिएगा, प्रत्येक सजीव अपने वातावरण के आधार पर, प्रत्येक सजीव अपने वातावरण के आधार पर संवेदना प्रकट करता है। प्रत्येक सजीव अपने वातावरण के आधार पर संवेदना प्रकट करता है। प्रत्येक सजीव अपने वातावरण के आधार पर संवेदना प्रकट करता है, संवेदना प्रकट करता है। या उदाहरण जैसे, तो यदि मैं एनिमल की चर्चा करूं या हम ह्यूमन की चर्चा करें, तो हमारे पास 5 बड़े इनपुट ऑर्गन हैं। इनपुट जो बाहर की चीजों को प्राप्त करें, इनको हम इनपुट अंग कहते हैं, या इन्हीं को हम कहते हैं संवेदी अंग। जैसे बहुत सारे हैं। अगर हमें देखना है तो आंख चाहिए, सूंघना है तो नाक चाहिए, स्वाद लेना है तो जीभ चाहिए, सुनना है तो कान की आवश्यकता है, और अगर स्पर्श महसूस करना है तो त्वचा चाहिए। तो ये 5 प्रमुख अंग हैं जिनके साथ में सेंसर लगे हैं। जैसे आंख के साथ लगा है फोटो रिसेप्टर सेंसर, नाक और जिह्वा दोनों के साथ में लगा हुआ है केमो रिसेप्टर, कान के साथ में लगा हुआ है फोनो रिसेप्टर, और त्वचा के साथ लगा हुआ है थर्मो रिसेप्टर। और इस तरह से पांचों के आधार पर हम संवेदना प्रकट कर लेते हैं कि तापमान कैसा है, क्या दिखाई दे रहा है, क्या महक रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, सब कुछ हम हासिल कर लेते हैं। नीचे एग्जांपल डाल देना ऐसे ही। ठीक है, थर्मो रिसेप्टर। तो अब कई बार एग्जाम में पूछ सकता है कौन से रिसेप्टर किसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं। तो केमो रिसेप्टर ऐसा है जो 2 के लिए रिस्पॉन्स कर, नाक और वाह। फोटो मतलब प्रकाश, आंख का हो गया। फोनो मतलब कान में लगा के फोन बात करते हो, फोनो रिसेप्टर हो गया। थर्मो मतलब गर्मी वाला, तापमान वाला, तो वो त्वचा का हो गया। तो ये 5 ऐसे 4 ऐसे रिसेप्टर हैं जो 5 बड़े हमारे सेंस के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, और इसी के आधार पर हम संवेदना प्रकट करते हैं, और इसी संवेदना के आधार पर हम रिस्पॉन्स करते हैं। कि मान लो कोई हमें डांटा तो हम रिस्पॉन्स करेंगे, हमारी पूरी क्षमता है। तापमान है तो उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करेंगे। खैर, आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या प्लांट में भी संवेदना होती है? कितने लोग कह रहे हैं हाँ होती है। तो आपने देखा होगा कि सूर्यमुखी जिधर जिधर सूरज जाएगा उधर उधर वो उड़ जाती है। अब ऐसा कौन सा ब्रेन सूरजमुखी में लगा, मैंने एक दिन खोल के देखा,
कोई ब्रेन नहीं था। दूसरा आपने देखा होगा क्या बेटा? अच्छा अच्छा, तो सनफ्लावर में ऐसा कुछ तो था नहीं, ध्यान देना ये प्लांट लिखा हुआ है ना। अब सही है भैया? ठीक। तो अगर हम बात करें सनफ्लावर की, तो इसने तो सन के हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट किया। घर और में देखो जो लौकी या कद्दू है, बिना किसी मतलब के चढ़े चले जा रहे हैं। किसी ने कहा नहीं कि रास्ता इधर से है, बस खाली थोड़ा बहुत आप मदद कर देते हो, कुछ रस्सी लगा दिए या कुछ लगा दिए तो उसी पे वो निकल जाता। प्लांट में भी संवेदनाएं होती हैं, और ये संवेदना रिस्पॉन्स करता है प्लांट हार्मोन्स। जो पादप के हार्मोन होते हैं, ये पादपों में संवेदना प्रकट करते हैं। तो नीचे से बना देना कि पादपों की जो संवेदना है वो हार्मोन्स से प्रकट होती है। इसलिए हार्मोन्स को कहा जाता है प्लांट्स ब्रेन। पादपों का मस्तिष्क होता है ये, और इसी के हिसाब से पादप संवेदना ग्रहण करते हैं। हार्मोन्स के आधार पर संवेदना प्रकट करते हैं। पूरा बना के नहीं लिखना बेटा ना, ऐसे जैसे बनाया ऐसे लिख दो। भाषा कम इस्तेमाल करो। 7 नोट्स बनाने अपन को, है ना, किताब नहीं बनानी। समझने पर फोकस करो कि जो काम ये आंख नाक कान जीभ कर रही है, वो काम हॉर्मोन्स। अब किसी पादप में भाई जीभ तो होती नहीं है। पादप कितना भी आप चॉकलेट खिलाओ नहीं खाएगा, किसी कीमत पे नहीं खा सकता है। मैंने आज तक किसी भी नींबू के पेड़ को चाय पीते नहीं देखा है। नहीं देखा आपने? अपने शायद देखो तो बात की बात है। देखा है क्या? अच्छा, किसी भी नींबू के पेड़ को दांत काटते देखा है? नहीं काटेगा। तो उनकी अपनी संवेदनाएं अपने लेवल की हैं, हमारी संवेदनाएं हमारे लेवल की। पेड़ के बगल में खड़े होकर किसी की कितनी बुराई करो, पेड़ कभी भी किसी को बताता नहीं है। मैंने एक गुलाब का फूल लगाया था, उसके बगल में खूब बुराई करता था दूसरे की, बट उस गुलाब के फूल ने किसी को कुछ आज तक बताया नहीं, क्योंकि वो बता ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास ऐसी संवेदना नहीं है, हल्की फुल्की है, जो उसके हॉर्मोन्स के आधार पर काम कर रही है। नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, लिखिएगा संवेदना के आधार पर सजीव अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। संवेदना के आधार पर सजीव अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। संवेदना के आधार पर सजीव अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे छुई मुई का मुरझा जाना। संवेदना के आधार पर सजीव अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे छुई मुई का मुरझा जाना। जैसे छुई मुई का मुरझा जाना। जैसे छुई मुई का मुरझा जाना। इसके बाद लिखिएगा अगला, ग्रोथ। ग्रोथ इसको बोलते हैं वृद्धि व विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि व विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आवाज देखो भाई, क्या इशू जा रहा है? ठीक करो उसको, बार बार बच्चे बोल रहे हैं। वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लिखिएगा प्रत्येक सजीव अपनी प्रजाति के आधार पर, प्रत्येक सजीव अपनी प्रजाति के आधार पर वृद्धि और विकास करते हैं। प्रत्येक सजीव अपनी प्रजाति के आधार पर वृद्धि और विकास करते हैं। प्रत्येक सजीव अपनी प्रजाति के आधार पर वृद्धि और विकास करते हैं। वृद्धि और विकास करते हैं। ध्यान देना, आप किसी चींटी को कितना भी खिलाओ, वो कभी भैंस नहीं बन सकती। किसी हाथी को बिल्कुल भूखा रखोगे, कभी मच्छर जैसा नहीं बनेगी वो। हर प्रजाति का ग्रोथ अपने हिसाब से होना तय है। हाँ, उसमें कुपोषण हो सकता है,
थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन हो सकता है, बाकी आप उसके स्पेसीज के हिसाब से उसमें ग्रोथ हासिल कर पाओगे। रीजन, उसमें जीन ही ऐसे लेवल के हैं कि मनुष्य बहुत बड़ा होगा तो वो 5 फीट का होगा, 6 फीट का होगा, 6.5 फीट का होगा, लेकिन 12 फीट का इंसान नहीं होगा। और होगा तो वो बीमार होगा, उसे खली कहा जाएगा। जैसे दलीप सिंह राणा ग्रेट खली है, उनको एक्रोमेगेली की प्रॉब्लम हो सकती है, कारण कि वो नॉर्मल में नहीं है। तो अब वो स्थिति सामान्य अवधारणा से बाहर की है। उदाहरण लिखिएगा, जैसे, लिखिएगा जैसे पेड़ पौधों का अपनी प्रजाति के आधार पर विकास, पेड़ पौधों का अपनी प्रजाति के आधार पर विकास, पेड़ पौधों का अपनी प्रजाति के आधार पर विकास। नंबर 2 लिखिएगा, शिशुओं का विकास, पेड़ पौधों का अपनी प्रजाति के आधार पर विकास। नंबर 2 लिखिएगा, शिशुओं का विकास। अब ये ध्यान रखना है, अच्छे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए दो चीजें बड़ी आवश्यक है। एक तो भोजन चाहिए, और वो भी कैसा, पोषण युक्त। नमक रोटी ना चाहिए, प्रॉपर दाल चावल रोटी हरी सब्जी सलाद दूध घी पनीर मक्खन जो भी मिलता है, मोमोज पिज्जा बर्गर, सारा चाहिए तो हम मानेंगे। दूसरा, भोजन से काम ना बनेगा, पता चला बुखार पकड़ा है आपके सामने कोई रसगुल्ला खिला रहा है, खाओगे? मतलब 102 डिग्री बुखार है, एकदम देह तड़प रही है, और कोई बगल गया, भैया रसमलाई खा लो, नहीं। हाँ ठीक हो रहा है, ठीक हो गया, ठीक। आया भैया आवाज? ठीक था। तो आप खा रहे हो इसलिए क्योंकि आपको मिला नहीं है। बट लिटरली बताए नहीं खा पाओगे। वो इसलिए अभी इसलिए कह रहे हो ना कि दूसरी क्लास है क्या ये? एक हो चुकी है। हाँ तो आपका ई रिक्शा की बैटरी चार्ज नहीं है, इतनी है बची है। बैटरी लो। अच्छा, अभी और है? अच्छा, 60 है। रिचार्ज, चार्जर लाए हो? चार्ज पतली पिन का है, सी टाइप का है? चार्जर का मतलब क्या? हाँ, कुकर लेके आए हो? हाँ, तो देखो, जब भी कुकर लाया करो, यहाँ मत, ये दाल भात यहाँ गिरा के मत जाया करो, ये अच्छी बात नहीं। कल इस तरफ से मिला है, ना ना ना, उस तरफ परसों मिला था, कल यहाँ से बिम्बार के 3 पैकेट मिले हैं, है ना? ये सब चीजें अच्छी बात नहीं है। हमारा पानी खत्म हो जा रहा है। बर्तन यार आप लोग यहीं धोते हो, कल देख रहा था कुकर में पानी भर के ले जा रही थी कमरे पे। हमने कहा क्या करोगे, तो कह रही है, पियेंगे फिल्टर वाला पानी। अरे राम, हमने गरीबी देखी है। है ना? तो मतलब हो क्या रहा है ये, ध्यान दो। जीरो सिविक सेंस मत लाओ। थोड़ा सिविक सेंस रखो अपने पास। ऑनलाइन में आवाज इतना कम क्यों है? देखो भाई। हाँ सुमन जी, क्या हो रहा है? नहीं, थोड़ा बहुत तो जा ही रही भाई, नहीं तुम जवाब कैसे देते, हंस रहे हो, देखो मैं हंसा रहा हूँ तो। हंस कैसे ले रहे हो बिना आवाज के गुरु? हंसने में तो आवाज की आवश्यकता नहीं लग रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रयास है, कर रहे हैं इधर। तो पोषण के लिए दो चीज चाहिए, एक तो भोजन चाहिए, है नहीं, ग्रोथ के लिए। दूसरा, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, जिससे कि पाचन शक्ति ठीक काम कर सके। नीचे नोट डाल दो, देखिएगा, अच्छे वृद्धि और विकास के लिए, अच्छी वृद्धि और विकास के लिए उचित पोषक युक्त भोज्य पदार्थ, अच्छी वृद्धि और विकास के लिए, अच्छी वृद्धि और विकास के लिए उचित पोषक युक्त भोज्य पदार्थ, उचित पोषक युक्त भोज्य पदार्थ, अच्छे वृद्धि और विकास के लिए उचित पोषक युक्त भोज्य पदार्थ, तथा
समुचित स्वास्थ्य होना आवश्यक है तथा समुचित स्वास्थ्य का होना आवश्यक है तथा समुचित स्वास्थ्य का होना आवश्यक है। समुचित स्वास्थ्य का होना आवश्यक है। समुचित स्वास्थ्य का होना आवश्यक है। नोट नंबर 2 लिखिएगा। लिखिएगा नोट नंबर 2, पोषक तत्वों की कमी होने पर, पोषक तत्वों की कमी होने पर, पोषक तत्वों की कमी, पोषक तत्वों की कमी होने पर अभावजन्यता, यहां पे देखो लिखा है, पोषक तत्वों की कमी होने पर अभावजन्यता रोग हो जाती है। अभावजन्यता रोग या कुपोषण हो जाता है। अभावजन्यता रोग या कुपोषण हो जाता है। जैसे, जैसे अस्कर्बी, नाम सुना है? बेरी बेरी, हाँ लिखते रहो, अस्कर्बी, बेरी बेरी, रिकेट्स आदि। अस्कर्बी, बेरी बेरी, रिकेट्स आदि। अस्कर्बी, बेरी बेरी और रिकेट्स आदि। तो ये दो नोट ध्यान में रखने हैं। अगर लिखिएगा रिप्रोडक्शन या रिप्रोड्यूस या जनन। अगला हमारा लक्षण है रिप्रोड्यूस या जनन। रिप्रोड्यूस या जनन, रिप्रोड्यूस या जनन। आगे लिखिएगा कि प्रत्येक सजीव अधिक से अधिक, प्रत्येक सजीव अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की चेष्टा करता है। प्रत्येक सजीव अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की चेष्टा करता है। प्रत्येक सजीव अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की चेष्टा करता है, जिससे कि जिससे कि उनकी प्रजातियां लंबे समय तक बनी रहें। जिससे कि उनकी प्रजातियां लंबे समय तक बनी रहें। अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की चेष्टा करता है, जिससे कि उनकी प्रजातियां लंबे समय तक बनी रहें। तो ये सजीवता के लक्षण है। इसी में डार्विन ने कहा था कि सर्वाइवल ऑफ फिटलेस्ट, योग्यता की उत्तर जीविता। जो योग्य होगा वो जीवित रहेगा, नहीं तो डायनासोर बन के निकल लेगा। क्योंकि जो हमारे आसपास की चीजें हैं, खास करके जो हमारा वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, यदि वो हमारे लिए खिलाफ हो गया तो चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं होंगी। खास करके मानव सबसे खतरनाक चीज है। अब एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे मान के चलो कि छत्तीसगढ़ में जंगली भैंसे, तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने कान पकड़ लिया कि मुझसे ये भैंसे बचाए नहीं बच रहे हैं, शिकारी मान नहीं रहे। कुछ भैंसे निकाल के असम भेज दिए गए कि वहां रहेंगे तो दो चार बचे रहेंगे। असम सरकार ने कहा मेरे यहाँ भी मार डाल रहे हैं, मेरे बस में ना इनको बचाना। मतलब शिकारी यहाँ, सरकार यहाँ, ये हालात है। तो बाद में फिर एनडीआरआई यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है, उसने क्या किया कि भैंसे का क्लोन बना दिया और सरकार को कहा कि चिंता की बात नहीं है, भैंसे खत्म हो जाएंगे तो मैं हूं, मैं उस भैंसे का नया क्लोन बना दूंगा। तो ऐसे ही आईयूसीएन की वेबसाइट अगर चेक करेंगे तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज आपको मिलेंगे। संकटग्रस्त जो जीवधारी है, बहुत से ऐसे जीवधारी हैं जो अपनी जो व्यवस्था है उससे लड़ रहे हैं, यानी कि भविष्य में वो खत्म होने के कगार पर हैं। भारत में 1952 के बाद से चीता मार्केट से गायब हो गया। छत्तीसगढ़ के राजा थे, उन्होंने दो चीता वहां थे, दोनों को मार दिया। पहले के जमाने में चीता, शेर, बाघ मारने पर पैसा मिलता था। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने क्या किया, दिल्ली में राजधानी थी अपनी, दिल्ली में ना सांप बहुत निकलते थे, अभी भी हैं। तो उन्होंने पॉलिसी लॉन्च की कि जो आम व्यक्ति सांप मार के लाएगा उसको कुछ आने रुपए मिलेंगे। आना चलता था पहले।
तो दिल्ली वालों ने क्या किया कि सांप पालना शुरू कर दिया और क्रॉस ब्रीड कराया। एक दो दो सांप के 10 सांप हो गए और ले जाके रोज मार के दिखाते साहब सांप लाओ 2 आना 4 आना 8 आना। अब सरकार सोच रही यार, ये अंग्रेज सोच रहे हैं यार ये इतने 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 तो सांप ना थे, कहाँ से आने लगी इतने सांप। तो उन्होंने पॉलिसी बंद कर दी कि पैसा ना मिलेगा। पैसा ना मिलेगा, उन्होंने क्या किया, सारा सांप छोड़ दिया। भाई पैसा नहीं मिलेगा तो हम पालेंगे काहे को। अचानक दिल्ली में सांप ही सांप, यार इतना सांप कहाँ से आ गया। तो कई बार ना वही हाल है, गड्ढा बताओ 5,000 रुपये पाओ। तो तो दिक्कत हो जाएगी ना। खैर, तो अपने यहाँ चीते खत्म हो गए। मोदी जी बाद में आए, 2018 के आसपास की बात है भाई। हम जो बता रहे हैं वो बात की बात, मोदी 14 में आए, मुझे भी पता है। मतलब अजीब बात करते हो। तो शुरुआत में हमने भी वोट दिया है। भाई 14 वाले में बहुत लोग वोट दे दिए थे, अभी भी दे ही रहे हैं। मतलब आई लाइक वेरी मच, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बहुत लंबे समय तक जीवित रहे और उनका स्वास्थ्य रहे बढ़िया, है ना। और ठीक है, मतभेद अपनी जगह, और अच्छे कार्य अपनी जगह। कोई भी प्रधानमंत्री जब होता है तो उसके दोनों कार्य होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें दोनों ध्यान रखना चाहिए। अच्छा है तो अच्छा देखे, बुरा है तो। अब जैसे अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस समय 75+ ईयर के हैं, बट उनकी एक बड़ी अच्छी बात है कि भाई उन्होंने टेक्नोलॉजी को इतना शानदार अडॉप्ट किया कि जहां आज हमारे पिताजी को उतना नॉलेज नहीं है जो कि उनसे कम उम्र के हैं, बट हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को हाईटेक नॉलेज है टेक्नोलॉजी का। उन्होंने भारत में डिजिटलाइजेशन को बहुत प्रमोट किया, स्वच्छ भारत मिशन को बहुत प्रमोट किया, ठीक है, फॉरेन पॉलिसीज पर काफी काम करने का प्रयास किया। तो कुछ पॉजिटिव फैक्ट है, कुछ नेगेटिव है, तो दोनों चलते रहते हैं। समय हर चीज का अपना मूल्यांकन करता रहेगा, है ना। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री साहब जितने भी हैं, उनका भी अपना मूल्यांकन है, उनके भी कुछ सकारात्मकताएं हैं, कुछ नकारात्मकताएं। अपने मत अपने, हमारा ऐसा मानना है कि हमारा जो राजनीतिक विचारधारा हम तक रहे, आपकी आप तक रहे, इसमें हम केवल एजुकेशन की बात करें। तो खैर पॉइंट पे आते हैं। तो फिर मोदी जी को लगा यार कि चीता नहीं अपने पास, ये कैसे है। तो हमने पूछा उन्होंने वैज्ञानिकों से कि चीता कहाँ है पे। इन अपने यहाँ नहीं है, लेकिन एशियन चीता और कहाँ है। इन 2 जगह है, ईरान में सबसे ज्यादा है, इराक में भी थोड़े। हमने ईरान को फोन लगाया कि हमें 2 चीता प्लास सप्लाई करो। तो कह रहा है कि चीता एक चीता ना देंगे हम। तो शर्त रख दी कि हमें गिर से शेर दे दो। तो अपने यहाँ गिर में, गुजरात में गिर जगह है, अभ्यारण्य है वो। तो वहां पर एकदम पावरफुल शेर रहता है, ये वाला बब्बर शेर, है ना, जो असली वाला दिखता है, बाल वाल लिए घूम रहा है ना। उसकी हेयर कटिंग कौन करता है। कोई ना करता, बट लगता है ऐसे हेयर कटिंग करा के घूमता रहता है वो, है ना। एक दिन मैं सोच रहा था, एक दिन उससे गूगल से पूछा कि इसकी हेयर कटिंग कैसे होती होगी। तो बताया कि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और एक ही बार करता है कोई शायद, है ना। उसके बाद होता है कि नया नहीं लगता है। खैर, तो हमने कहा कि यार भाई देखो, अंतरराज्यीय डिमांड हमारी इतनी ज्यादा है। जैसे गिर के शेर को ना यूपी भी मांगता रहता है, वन तारा भी मांग ही रहा है, वो तो मांग के ले ही गए। इधर बिहार वाले भी सोच रहे हैं कि यार एक आध ठूप संजय गांधी में डाल देते हैं, है ना। पटना जू में 2-3 शेर हैं, है। अब ना निकले आपके जाने बात अलग है। आपसे डर जाता है, इसलिए निकलता नहीं है। तो अंतरराज्यीय डिमांड बहुत है। तो भारत सरकार ने कहा कि देखो मैं गिर का शेर ना दे पाऊंगा। तो फिर उनका तो क्या करें। तो एनडीआरआई ने कहा कि काम करो कि ईरान से कह दो कि हमें शेर के 2-4 जड़ सहित बाल दे दे, हम नया शेर बना लेंगे अपने यहाँ, मतलब नया चीता बना लेंगे, क्योंकि हम क्लोन कर सकते हैं। तो हमने उनसे डिमांड की कि आप हमें कुछ स्किन दे दो किसी चीते की, और हेयर दे दो, तो हम अपना अंदर में चीता खुद बना लेंगे। तो उसने कहा धूल तक ना देंगे। तो चीजें मतलब हमारी उनकी सेट नहीं करी, डील नहीं हो पाई। अब हम डोनाल्ड ट्रम्प तो है नहीं कि डील करो, नहीं तो हम टैरिफ लगा देंगे, ऐसा कर नहीं सकते। और ना ही हम ऐसा कोई उनको थ्रेट पैदा कर सकते हैं। तो हमने फिर फोन किया, मोदी जी ने नामीबिया फोन कर दिया होगा। तो नामीबिया ने कहा कि चीता है, लेकिन हाँ कितना चाहिए ये बताओ, रेडी टू मूव है। उनके पास बहुत जानवर होते हैं ना, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में कई बार ऐसा हो जाता है
कि वहां पर हाथी मारना पड़ता है, क्योंकि इतनी ज्यादा हाथी हो जाती हैं कि वो वहां के जो रिसोर्सेस है उन पे खतरा आने लगता है, तो हाथी मार के खा जाते हैं वो। बहुत सारे शेर चीते मार के खा जाते हैं, क्योंकि अगर नहीं मारेंगे तो वो खुद ही मर जाएंगे, पानी खत्म हो जाएगा, पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम आती है। तो हमने उनको पैसे दिए और बहुत सारे अनाज दिए, और उन्होंने हमें 20 पीस चीता दिया। हमने पूनो वन्य जीव अभयारण्य है मध्य प्रदेश में, तो वहां पर हमने फिट किया कि ये, क्योंकि अब जो नामीबिया है वो अफ्रीका है, तो वो अफ्रीकन चीते हैं, एशियन चीते नहीं, हम लोग तो एशिया के लोग हैं। तो अपने यहाँ जो चीता आया वो अफ्रीकन चीता है। पीछे बहुत सर्वाइवल रहा, बट अभी चीजें ठीक है। 30 के आसपास संख्या इस समय हो चुकी है, पुणे में ही वो अपना रहते हैं। तो भारत में शेर भी हो गया, चीता भी हो गया, बाघ पहले से ही था, तो सब अपना मिल बांट के रह रहे हैं अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लेकिन अब ये सारा खेल किसका है? सारा खेल है कि यहाँ पर उनका प्रोडक्शन कमजोर पड़ा, सर्वाइवल वो नहीं कर पाए। तो ऐसी बहुत सी प्रजातियां हैं जिनका जब रिप्रोड्यूशन या जब उनका जनन कमजोर पड़ेगा, उनका सर्वाइवल रेट कमजोर होगा, तो वो अपना धीरे धीरे प्रजाति यहाँ से नष्ट कर देंगे। और दशकों की संख्या में ऐसी प्रजातियां हैं जो धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर हैं। अब उनको हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे इसमें एक हमने वर्ड बोला कि अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की चेष्टा करता है, हर किसी की ये भावना है। अब सोचो, इंसान को ये बताना पड़ता है कि 2 बच्चे, मीठी खीर, XYZ आगे वाले पता नहीं क्या। आज 2025-26 के भारत में ये कहना पड़ रहा है, हम दो, हमारे दो, 2 बच्चे सबसे अच्छे, XYZ बताना पड़ रहा है। सोचो, इंसानों को बताना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि वो भी मैक्सिमम चेष्टा कर सकता है, क्योंकि हम सजीव हैं, कर रहे हैं, कर सकते हैं। तो इसलिए स्लोगन लिखाए जाते हैं। एडुकेशन, अब ठीक है हमारे साथ एडुकेशन हो सकता है, लेकिन किसी और जानवर के साथ कैसा एडुकेशन? अब कुत्ते को बोल दें कि 2 बच्चे, मीठी खीर आगे वाले, तो वो कहेगा आई डोंट नो, आई डोंट केयर, है ना? तो वो ऐसा बोलेगा। तो उनके लिए नेचर है, नेचर सर्वाइवल ऑफ फिटलेट्स की बात करती है। हमारे यहाँ गांव में 10-12 कुत्ते हैं, तो पाले नहीं गए, वो गांव में रहते हैं, असली वाले कुत्ते, पागल। एग्जैक्टली डॉग की बात मैं कर रहा हूँ। ह्यूमनाइड डॉग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो एक दिन क्या हुआ कि इनमें बहुत राइवरलीज हो जाती हैं। एक कुतिया ने 3-4 बच्चे दिए, तो दूसरे ने उसको खा लिया, तो उसने जब बच्चे दिए तो उसको खा लिया। उन्होंने कहा यार, इनमें तो अलग विषय छिड़ा हुआ है। अपना अपना डोनाल्ड ट्रम्प खुद पैदा कर रहे हैं। तो इनमें ऐसा प्रॉब्लम है, तो इनका सर्वाइवल हो जाता है। बट ह्यूमन के साथ क्या था ना कि हमने हॉस्पिटल बना लिए, हमने मातृ और शिशु मृत्यु दर को बहुत कम किया। तो इससे क्या हुआ कि जनसंख्या ग्रोथ होने लगी। तो हमें फिर बताना पड़ा लोगों को कि 2 बच्चे मीठी खीर होते हैं, आगे वाले अच्छी खीर नहीं होते हैं, है ना? आइल्स होते हैं वो। तो ऐसा लिखा गया। तो क्यों? क्योंकि ये कहा गया ना कि हर सजीव अधिक से अधिक संतानें पैदा कर रहा है, बैलेंस खत्म हो जा रहा था। समझ में आया? आगे लिखेगा, एक्सट्रैक्ट या उत्सर्जन। अगला है उत्सर्जन। तो सजीव जब भोजन करेगा तो अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे, उनको क्या होता है? बाहर निकाल। लिखिएगा, प्रत्येक सजीव अपने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। प्रत्येक सजीव अपने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। प्रत्येक सजीव अपने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। अपने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, जिससे कि उन्हें आंतरिक रूप में कोई बीमारी ना हो। जिससे कि उन्हें आंतरिक रूप में कोई बीमारी ना हो। जिससे कि उन्हें आंतरिक रूप में कोई बीमारी ना हो। आंतरिक रूप में कोई बीमारी ना हो। इसके बाद लिखिएगा, गेट न्यूट्रिशन, पोषक पदार्थ प्राप्त करना। लास्ट है, गेट न्यूट्रिशन, पोषक पदार्थ प्राप्त करना। गेट न्यूट्रिशन,
पोषक पदार्थ प्राप्त करना। गेट न्यूट्रिशन, पोषक पदार्थ प्राप्त करना। लिखिएगा, बेहतर वृद्धि और विकास के लिए, बेहतर वृद्धि और विकास के लिए सजीवों को पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है। बेहतर वृद्धि और विकास के लिए, बेहतर वृद्धि और विकास के लिए सजीवों को पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है। सजीवों को पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है। सजीवों को पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है। एक और लास्ट में लिख देना, एडॉप्टेबिलिटी, अनुकूलनशीलता। एडॉप्टेबिलिटी, अनुकूलनशीलता। एक और लक्षण लिख दीजिएगा, एडॉप्टेबिलिटी या अनुकूलनशीलता। एडॉप्टेबिलिटी या अनुकूलनशीलता। जैसे हम लोग ना मैदानी क्षेत्र के लोग हैं, हम जब पर्वतों पर घूमने जाते हैं तो बड़ा मजा आता है, लेकिन जब उसमें रहना शुरू कर देते हैं तो मजा नहीं आएगा, कारण कि हम वहां पर अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। जो पहाड़ी लोग हैं वो अपनी पीठ पर दो दो सिलेंडर रख के निकल जाते हैं, और हम एक बैग लेकर के हाँप जाते हैं। वैष्णो देवी की चढ़ाई में 1 किलोग्राम का अगर प्रसाद भी लियो तो अभी लगता है कि ये पहाड़ हो गया है। डंडा लेके आदमी चढ़ रहा है, वहीं पर बगल में 4 आदमी पालकी लिए जा रहे हैं और वो बिना थके निकल जाते हैं। देखा होगा जब वो पिक्चर में वो केदारनाथ में वो दुनिया के मोटे मोटे लोगों को पिट्ठू बना के घुमा रहा है एकदम से। रीजन क्या है कि जो ऊंचे स्थानों पर रहते हैं उनका बॉडी फॉर्मेशन अलग होता है, उनमें आरबीसी की मात्रा ज्यादा होती है, मसल स्ट्रक्चर्स अलग होती हैं। हमारा उतना नहीं है, हम मैदान के लोग हैं। अब जरा सोचो कि ऊंट क्या नाम लेती है आपके मन में, रेगिस्तान आएगा, तुरंत आएगा। जैसे ही हम मगरमच्छ की बात करेंगे तत्काल आपका दिमाग हवा में जाएगा। अच्छा, सही चल रहा है फिर, सही चल रहा है तब ठीक है। जैसी हम बात करेंगे एक बाज की, तुरंत आपका मन किसी जंगल में जाएगा। अच्छा, हवा में जाएगा, ठीक है। यानी कि नाम लेते ही आपका ब्रेन उनकी अडॉप्टेबिलिटी के आधार पर फिट हो रहा है। तो लिखिएगा, प्रत्येक सजीव अपने वातावरण के आधार पर, प्रत्येक सजीव अपने वातावरण के आधार पर अनुकूलनशीलता दिखाता है। अपने वातावरण के आधार पर अनुकूलनशीलता दिखाता है। वातावरण के आधार पर अनुकूलनशीलता दिखाता है। जैसे रेगिस्तान के ऊंट, जैसे रेगिस्तान के ऊंट, रेगिस्तान के ऊंट, जल में मगरमच्छ, जल में मगरमच्छ, मैदानी क्षेत्रों में गाय भैंस आदि, मैदानी क्षेत्रों में गाय भैंस आदि, मैदानी क्षेत्रों में गाय भैंस आदि, मैदानी क्षेत्रों में गाय भैंस आदि। ये है एडॉप्टेबिलिटी या अनुकूलनशीलता। अब हम मनुष्य हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि अब देखो हमने क्या किया है, एडॉप्टेबिलिटी के लिए इसको क्या कर रखा है, पहन रखा है, क्योंकि हमें ठंडी का एहसास था। पर किसी कुत्ते को आपने पहने हुए नहीं देखा होगा, नॉर्मली सड़क वाले को। अब घर में तैर रहा है तो घर के लोग तो ले ही आते हैं कपड़ा उपड़ा उसके लिए, क्योंकि वो बेटा होता है ना, बच्चा मेरा, हाय मेरा बच्चा है ना। अपने यहाँ एक बड़े शानदार से कवि हैं, रामधारी सिंह दिनकर, तो नाम सुना है। तो उन्होंने लिखा है कि स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। तो बड़ा समाज कॉम्प्ले ये बहुत ज्यादा विरोधाभासी है। कहीं कुत्तों को दूध भात मिल रहा है और कहीं छोटे मानव के बच्चे बिल्कुल व्याकुल है भूख से। तो ये दुनिया है, ऐसा ही है।
अब मैं एक जगह गया तो बर्थडे था, तो उन्होंने फोन किया मेरे बच्चे का बर्थडे, आओगे? हमने कहा आ जाते हैं। तो वो कुत्ते का बर्थडे था। अच्छा, मुझे लगा कि मैं कभी बहुत दिन बाद गया तो मुझे लगा कि लड़का उड़का हुआ होगा, तो बहुत खींचेगा तो 1 डेढ़ साल का होगा, क्योंकि शादी हुए 3 4 साल हो गए हैं। तो मोटा मोटा अनुमान लगा लिया मैं। तो दुकान से हमने कहा भैया 1 से लेके या 1.5 साल से 3 साल बच्चे कपड़ा दे दो, तो एक जो कि दोनों में आ जाए, आजकल कपड़े मेल फीमेल सेम हो गए हैं। और दूसरा हमने थोड़ा सा वो जो होता है टोपी वोपी उसको ले लिया, ऐसे लगाते हैं ना को, त्रिकोण भी दी तो त्रिकोणमिति मैंने खरीद ली ट्रैगोनोमेट्री हाँ हाँ हाँ, जो भी है बर्थडे कैप बोलते हैं। अच्छा, और हम लेके गए वहाँ, तो पहुंच रहे हैं तो हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है वो बच्चा बच्चा। हमने पकड़ा है भैया, लीजिए, तो हमने कहा कहाँ गया बच्चा? ये बहुत देर से घूम रहा है ये। और यही नहीं करे उससे, उसका पूरा नाम भूल गया, कह रहे अंकल जी से नमस्ते कर। तो उसको सिखाया तो उन्होंने, मतलब ऐसे ही पे बैठा नमस्ते, ठीक है भाई। तो हमने कहा, खुश रहो खुश रहो अब क्या ही करता। लेकिन अब हमारा जैसे कुत्तों से थोड़ा अच्छा मेल मिलाप नहीं है, तो हम दूरी रहते हैं, तो हमने कहा खुश रहो। तो ऐसा करने से ना, जिसको कुत्ता जो पालता है बहुत गुस्सा होता है, जैसे आप उस कुत्ते को दर्द दर्द कर दोगे ना तो कहेंगे गुस्सा आ जाएगा। तो वो जो है उसकी इच्छा कहती है कि मेरे ऊपर खेलेगा वो। लोग अपना ऐसा सेट किए रहते हैं कि कुत्ता जैसे आप एंट्री करोगे ना तुरंत आके एकदम ऊपर जाएगा। तो हमने कहा भैया यार हम भाग जाएंगे या तो इसको इसको बांध दो कहीं पर। अरे ये बांधना नाम सुन के उनकी पत्नी नाराज पड़ गई, क्योंकि बच्चा को बांधा थोड़ी जाता है सर। हमने कहा सॉरी 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 तो कुछ देर हम बैठे रहे, फिर हो गए अच्छा आप अनुमति दीजिए, बड़ा अच्छा बच्चा है मानो और कुत्तों का प्रेम ऐसा ही बना रहे। तो कह रहे हैं उससे कि जाओ अंकल जी को बाहर छोड़ो। भैया हम चले जाएंगे बाहर नहीं छोड़ना मुझे, है ना। और ये कपड़ा लाए थे मन करे इसी को पहन। हो इसको भी जाएगा वैसे, आजकल तो कुत्ते भी पहन ही लेते हैं ना, वो दोनों पैर डाल दो पीछे से बीच से ऐसा हल्का काट दो सिंपल, तो इट्स वेरी इजी तरीका। तो, तो इंसान के पास जब पैसा आ जाता है ना भैया, तो थोड़ा इंसान बहुत पैसा भी नहीं होना चाहिए, है ना, थोड़ा पेच ढीला आ जाता है। खैर, तो समझ में आया ये? ठीक। अब लिखिएगा पोषण के आधार पर सजीवों के प्रकार। लिखिएगा पोषण के आधार पर सजीवों के प्रकार। पोषण के आधार पर सजीवों के प्रकार। पोषण के आधार पर सजीवों के प्रकार। और दो प्रकार होते हैं, एक सजीव होते हैं ऑटोट्रोफिक, जिन्हें कहते हैं स्वपोषी। ध्यान देना, हिंदी वाले ना दोनों भाषा लिखेंगे। आजकल ना एग्जाम क्या करने लगा है, ऐसे लिखने लगा है, ऑटोट्रोफिक। तो वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन गड़बड़ा जाएगा आपका, तो आप दोनों भाषा लिखा करो। ऑटोट्रोफिक दो होते हैं, एक होते हैं फोटो ऑटोट्रोफिक, जिसको भी हिंदी में ऐसे लिखना है, फोटो ऑटोट्रोफिक, या इसको बोलते हैं प्रकाश स्वपोषी। प्रकाश स्वपोषी। दूसरा होगा केमो ऑटोट्रोफिक, या रसायन स्वपोषी। दूसरा जो प्रकार होता है जीवधारी का, वो है हेट्रोट्रोपिक, हिंदी भाषा में कहते हैं परपोषी। हेट्रोट्रोपिक 3 तरह के होते हैं, होलोजोइक, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्णभोजी, पैरासिटिक, परजीवी,
और सैप्रोफाइट्स को बोलते हैं मृतोपजीवी। तो इस तरह से कॉपी में एक डिजाइन सेट करिए। तपोसी का मतलब है अपना भोजन स्वयं बनाए हुए, और परपोषी दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो अब अलग से अगर बन जाए तो अलग से लिखिएगा ऑटोट्रोफिक या स्वपोषी। हो गया? तो लिखिएगा अलग से हेडिंग ऑटोट्रोफिक या स्वपोषी। लिखिएगा हेडिंग ऑटोट्रोफिक या स्वपोषी, और उसके नीचे परिभाषा डालिएगा। लिखिएगा वह जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं, वह जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। इकोलॉजी की भाषा में इन्हें उत्पादक कहा जाता है। इकोलॉजी की भाषा में इन्हें उत्पादक कहा जाता है। इकोलॉजी की भाषा में इन्हें उत्पादक कहा जाता है। इकोलॉजी की भाषा में इन्हें उत्पादक कहा जाता है। नई लाइंस लिखिएगा, यह दो प्रकार के होते हैं। नई लाइंस लिखिएगा, यह दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा नाम है? फोटो ऑटोट्रोपिक, केमो ऑटोट्रोपिक। तो पहला क्या लिखना है अपन को? फोटो ऑटोट्रोपिक। तो लिखिएगा हेडिंग फोटो ऑटोट्रोपिक। फोटो ऑटोट्रोपिक। प्रकाश स्वपोषी। प्रकाश स्वपोषी नाम से क्लियर है कि जो प्रकाश की मदद से क्या बनाए, उन्हें क्या बोलेंगे? फोटो ऑटोट्रोपिक। तो लिखिएगा लाइन से, हेडिंग हो गया। देखिएगा वह जीवधारी जो प्रकाश की मदद से, वह जीवधारी जो सूर्य प्रकाश की मदद से, वह जीवधारी जो सूर्य के प्रकाश की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधे, जैसे पेड़ पौधे, जैसे पेड़ पौधे। शायद आपने नाम सुना होगा फोटोसिंथेसिस। नीचे नोट डाल देना, नीचे नोट डाल देना। देखिएगा पेड़ पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया को
पेड़ पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अब इसमें हो क्या रहा है, ये प्रकाश है, सौर सौर ऊर्जा है, और सौर ऊर्जा को ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ग्लूकोज केमिकल होता है, क्या होगा, केमिकल। तो वास्तव में ये सोलर एनर्जी को बायोकेमिकल में, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बायोकेमिकल एनर्जी में। तो उसी में आगे बढ़ा, इस दौरान, आगे बढ़ाना, इस दौरान सोलर एनर्जी बायोकेमिकल एनर्जी में बदल जाती है। इस दौरान सोलर एनर्जी बायोकेमिकल एनर्जी में बदल जाती है। इसको अंडरलाइन कर लेना। इस दौरान सोलर एनर्जी बायोकेमिकल में बदल जाती है। सौर ऊर्जा बदल रही है जैव रासायनिक ऊर्जा में। सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा बायोकेमिकल या जैव रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। क्लियर हो गया। अब ध्यान दो, लिखिएगा हेडिंग फोटोसिंथेसिस। देखा जाए कैसे होती है। बीपीएससी का सबसे शानदार टॉपिक है ये, हर साल एक सवाल आता है। देखिए हेडिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। और अब बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा। यदि मैं किसी पेड़ को इस व्यवस्था में शामिल करूं, तो सपोज दैट कि यह कोई पादप है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में मूलतः शामिल होती हैं पत्तियां। हालांकि पत्तियों के अलावा भी पूरा का पूरा पेड़ का हिस्सा शामिल होता है, लेकिन नॉर्मली हम यही जानते हैं कि पत्तियां भाग लेती हैं। तो अपनी कॉपी में एक ऐसा ही फिगर फिट कीजिएगा। ये सूर्य है। बायोलॉजी का मतलब ही चित्र होता है। थोड़ा सा आधे से अधिक पेज होना चाहिए आपके पास, क्योंकि हम इसमें लिख करके भी समझाएंगे। तो यहां से जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये अपने साथ यूवी प्लस विजिबल दृश्य प्रकाश और प्लस में आई आर लेके आता है, और पत्तियों पर ये पड़ता है। इसी पृथ्वी पर हम और आप भी रहते हैं। इसी पृथ्वी पर बहुत सारे जीवधारी या जानवर भी रहते हैं, मान लेते हैं। ये दोनों खूब ज्यादा मात्रा में CO2 निकालते हैं। हालांकि पेड़ पौधे भी ऐसा करते हैं। क्या निकाल रहे हैं, CO2। कब, श्वसन के दौरान। मिट्टी के भीतर अगर देखा जाए झांक के, तो यहां पर पानी है और प्लस में खनिज लवण है। ये मृदा में है। तो मृदा के संपर्क में रूट हैं, जड़ें हैं। तो रूट्स करती क्या है,
ये ओस्मोसिस या हिंदी में कहते हैं परासरण विधि द्वारा मृदा से जल व खनिज प्राप्त करती हैं। जल व खनिज प्राप्त करती हैं। तो इस तरह से पानी और खनिज कहाँ पहुंच गया? जड़ में। जैसे ही जड़ से हम ऊपर बढ़ेंगे तो नीचे का हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये बॉटम कहलाता है, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये टॉप कहलाता है। बॉटम मतलब नीचे, ऊपर मतलब टॉप। तो होता क्या है कि अब जो पानी और खनिज है ये नीचे से ऊपर की तरफ भागेगा ऐसे। कौन है ये? पानी और खनिज। तो जब ये पानी और खनिज की चर्चा हो रही है, ये दोनों एक विशेष ऊतक के माध्यम से ऊपर जाएंगे। विशेष ऊतक द्वारा, जिसका नाम है जाइलम, द्वारा नीचे से ऊपर की तरफ यात्रा करते हैं। बनाते रहना। तो अब पानी जड़ से कहाँ पहुंच रहा है? तने से ऊपर पहुंच रहा है, और ऊपर पहुंच करके सीधे वो पहुंचेगा पत्तियों में। तो इस तरह से हमने पानी को पत्तियों में पहुंचा दिया। ऐसा मान लेते हैं कि ये पत्ती है, लीफ है। पत्ती में होते हैं क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर में होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल है इसका काम होता है सनलाइट को ट्रैप करना, सनलाइट को पकड़ना या ट्रैप करना। क्योंकि बिना गर्म हुए भोजन बनेगा नहीं। तो क्लोरोफिल क्या करती है? सूरज के प्रकाश को बुला के बिठा लेती है कि आओ बैठो, कहाँ जा रहे हो। तो ढेर सारा वो सनलाइट इकट्ठा करके बैठते हैं और हीट होना शुरू हो जाएगा। तो अब देखो कि यहां से पानी मिला, खनिज मिला, इधर से क्या मिल रहा है? CO2। यहां पर क्लोरोप्लास्ट के भीतर क्या है? क्लोरोफिल। इसने क्या किया? सनलाइट को ट्रैप कर लिया। तो इस तरह से हमने बहुत छोटी कक्षाओं में एक रिएक्शन पढ़ा है कि CO2 प्लस H2, मतलब 6 वगैरह नहीं जोड़ रहे, नॉर्मली बता रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे तो 6C6H12O6, और प्लस में O2। लेकिन यहां पर कौन होना चाहिए? सनलाइट। और नीचे क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल। क्योंकि यही तो बुलाई थी ना इसको, क्लोरोफिल। तो इस तरह से हमें एक रिएक्शन का सेटअप मिल जाता है। तो चित्र के नीचे अपन को इसे लिख देना है ऐसे। बनाइए इसे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि BPSC ने कहां कहां से सवाल हिट किए। जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है, रसायन विज्ञान में इनको हम इनऑर्गेनिक बोलते हैं, और जो ग्लूकोज है इसे बोलते हैं ऑर्गेनिक। तो ये दोनों लोग भाई लोग हैं इनऑर्गेनिक। हिंदी में कहते हैं अकार्बनिक। और जो ग्लूकोज बना है ये है कार्बनिक, ऑर्गेनिक।
ये दिखने में सज्जन लग रहे हैं, ये उतने सज्जन नहीं हैं, ये सरल होते हैं, सिंपल। बट ये जो है ये कॉम्प्लेक्स है, जटिल। दिख रहा है ना, सरल से जटिल। सरल से जटिल। ये जो ग्लूकोज बना हुआ है ये सबसे मेन है, लेकिन ऑक्सीजन मेन नहीं है, ये बाई प्रोडक्ट है, बाद में मिल गई। क्योंकि इनका मेन उद्देश्य क्या था, अपने लिए भोजन बनाना। ये तो बल गया तो मिल गया। ये जो O2 है ये मिलता है पानी से, और जो CO2 है ये बनाता है ग्लूकोज। तो ऐसे एरो दिखा देना कि H2O से O2 बनता है और CO2 से ग्लूकोज बनता है, CO2 से ग्लूकोज बनेगा। अब मैं जहां जहां डॉट लगा रहा हूं वहां से बीपीएससी ने सवाल किए हैं, ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न बीपीएससी ने किया है ये वाला, 71 में ये किया है, सन को ट्रैप कौन करता है। एक यहां से किया है, एक यहां से किया है, यानी कि वो कहीं छोड़ ना रहे हैं, लगभग हर जगह पहुंच के सवाल कर रहे हैं। तो क्या ये बन गया सबका, ठीक। नीचे लिखिएगा आप, लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ना ये कोई मतलब नहीं है ना, हम भी आपके बराबर लिखे हैं भाई। नहीं हुआ है आपकी कमी है, बगल से देखो। हम प्रॉपर एकदम जितना सिस्टम हो सकता है उतना समय देने के बाद ही पूछते हैं कि हो गया कि नहीं। और दूसरा, हम कम से कम 10 लोगों को देखते हैं कि ये लिख चुके हैं। आप ये सोचो कि आपकी लड़ाई इन्हीं से है जिन्होंने लिखा हुआ है। तो कभी भी जीवन में ये मत कहा करो कि अभी नहीं हुआ है, कहना है हो गया है, भले ही ना हुआ हो। समझ में आया। कभी ये कहना ही नहीं कि मैं ना हो, मुझसे ना हो पाएगा, बताना है हो जाएगा। करके तो देखो, हो सकता हो जाए, पहली हार क्यों मानना। खैर लिखिएगा, देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। नंबर 1 में अब जो बोलूंगा अगर आपको समझ में आए तो लिखिएगा, नहीं तो पूछिएगा कैसे हुआ। देखिए नंबर 1 लिखिएगा, अकार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित होता है। पहले लिखिएगा नंबर 1, अकार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। डाइजेस्ट है, ठीक। नंबर 2 लिखिएगा फिर, नंबर 1 लिखिएगा, अकार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित होता है। नंबर 2 लिखिएगा, सरल रसायन जटिल रसायन में बदलता है। नंबर 2 लिखिएगा, सरल रसायन जटिल रसायन में बदलता है। ओके, ठीक। नंबर 3 पे आना, लिखिएगा, जल और खनिज लवण जल और खनिज लवण परासरण प्रक्रिया द्वारा जड़ में पहुंचते हैं। जल और खनिज लवण परासरण प्रक्रिया द्वारा जड़ों में पहुंचते हैं। परासरण प्रक्रिया द्वारा जड़ों में पहुंचते हैं। परासरण प्रक्रिया द्वारा जड़ों में पहुंचते हैं। ओके। नंबर 4 आओ, देखिएगा, जाइलम के द्वारा
जाइलम के द्वारा जल और खनिज, जाइलम के द्वारा जल और खनिज बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं। जाइलम के द्वारा जल और खनिज बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं। बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं। ओके, कितने पॉइंट हो गए? 5वां लिखिए। देखिएगा, पत्तियों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल, पत्तियों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को ट्रैप करता है। पत्तियों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को ट्रैप करता है। सूर्य के प्रकाश को ट्रैप करता है। इसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण होता है। इसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण होता है। इसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण होता है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट लिखिएगा। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में यूवी दृश्य प्रकाश और आईआर भाग लेते हैं। सूर्य के प्रकाश में, ऊपर देखना, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट। सूर्य के प्रकाश में कौन? यूवी। तो हिंदी लिखना है तो पराबैंगनी, क्या लिखेंगे? पराबैंगनी कॉमा दृश्य प्रकाश कॉमा अवरक्त किरणें भाग लेती हैं। पराबैंगनी कॉमा दृश्य प्रकाश कॉमा अवरक्त किरणें भाग लेती हैं। अवरक्त किरणें भाग लेती हैं। यहां तक समझ में आया? यानी कि सनलाइट अकेले नहीं आ रही, 3 लेके आ रही है वो। केवल दृश्य प्रकाश नहीं है, बल्कि यूवी भी है, आईआर भी है। अब आपसे सवाल कर सकते हैं कि जो CO2 मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है? पादप और दोनों से। नंबर नेक्स्ट लिखिएगा। लिखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के लिए प्राप्त होने वाला CO2, रासायनिक अभिक्रिया के लिए प्राप्त होने वाला CO2 जंतु और पादप दोनों से मिलता है। रासायनिक अभिक्रिया के लिए प्राप्त होने वाला CO2 जंतु और पादप दोनों से मिलता है। रासायनिक अभिक्रिया के लिए प्राप्त होने वाला CO2 जंतु और पादप दोनों से मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ग्लूकोज मुख्य उत्पाद है और ऑक्सीजन सह उत्पाद है। ग्लूकोज मुख्य उत्पाद है, ऑक्सीजन सह उत्पाद है। ग्लूकोज मुख्य उत्पाद है, ऑक्सीजन सह उत्पाद है। डाइजेस्ट हो रहा है ना अभी तक? ठीक। ग्लूकोज मुख्य उत्पाद है, ऑक्सीजन सह उत्पाद है। नेक्स्ट लिखिएगा, जल से ऑक्सीजन, H2O से, जल से ऑक्सीजन और CO2 से ग्लूकोज प्राप्त होते हैं। जल से ऑक्सीजन और CO2 से ग्लूकोज प्राप्त होता है। जल से ऑक्सीजन और CO2 से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। एक और लिखिएगा। देखिए, पत्तियों में, पत्तियों में लाइट रिएक्शन व डार्क रिएक्शन, पत्तियों में लाइट रिएक्शन व डार्क रिएक्शन संपन्न होता है। पत्तियों में लाइट रिएक्शन व डार्क रिएक्शन संपन्न होता है। दोनों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर प्रकाश संश्लेषण पूरा होता है। पत्तियों में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन संपन्न होता है।
दोनों को मिलाकर प्रकाश संश्लेषण पूरा होता है। दोनों को मिलाकर प्रकाश संश्लेषण पूरा होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा ये लाइट और डार्क क्या है। आने दो, जब कभी हम पादप टॉपिक पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अभी के लिए स्टार लगा के छोड़ दो, क्योंकि सारी बात यही नहीं बता सकते ना। तो अभी तक किसी भी एग्जाम में फोटोसिंथेसिस से लगभग ये सवाल आए हैं, जिनको हमने इकट्ठा अपनी कॉपी में रख दिए। उम्मीद है समझ में आया। ठीक, अब बढ़ते हैं अगला, और वो था केमोसिंथेसिस। दो थे ना इसमें, तो नेक्स्ट लिखिएगा केमोसिंथेसिस। नेक्स्ट लिखिएगा केमोसिंथेसिस। कितने लोग केवल पादप को ही सुपोषी मानते थे? केवल पादप ही सुपोषी नहीं होते, ये भी कैसे होते हैं सुपोषी। और ये बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया। तो लिखिएगा कुछ बैक्टीरिया, परिभाषा लिखिएगा, कुछ बैक्टीरिया रसायनों का उपयोग करके, कुछ बैक्टीरिया रसायनों का उपयोग करके अपने लिए ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं। अपने लिए ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं। अपने लिए ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं। ज्यादातर ये रसायन अकार्बनिक होते 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 हैं। और यही प्रक्रिया केमोसिंथेसिस कहलाती है। यही प्रक्रिया केमोसिंथेसिस कहलाती है। लिखिएगा उदाहरण। यही प्रक्रिया केमोसिंथेसिस कहलाती है। लिखिएगा एग्जांपल्स। नंबर 1, बहुत फेमस एक बैक्टीरिया है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। देखिए पहला एग्जांपल, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ये यूज करती है हाइड्रोजन सल्फाइड और बनाती है ऊर्जा। लिखिएगा आगे, हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग करके ऊर्जा बनाती है। ग्रीन सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग करके ऊर्जा बनाती है। नंबर 2 लिखिएगा, आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया दूसरा एग्जांपल है आयरन बैक्टीरिया। ये यूज करता है Fe2+ फेरस। देखिएगा Fe2+ आयन का उपयोग करके ऊर्जा बनाता है। जी बताएं। पहला वाला, दूसरा है। हेडिंग लिखा आपने आयरन बैक्टीरिया, तो वो तो बोल ही रहे हैं हम। लिखिएगा Fe2+ आयन का उपयोग करके ऊर्जा बनाती है। Fe2+ आयन, आयन मतलब चार्ज, दो चार्ज है ना, तो इसको हम आयन बोलते हैं, का उपयोग करके ऊर्जा बनाती है। के बाद लिखिए नंबर 3, नाइट्रोजनी बैक्टीरिया। तीसरा एग्जांपल लिखिएगा नाइट्रोजनी बैक्टीरिया। नाइट्रोजनी बैक्टीरिया देखिए अमोनिया का उपयोग करके ऊर्जा बनाता है। अमोनिया का उपयोग करके ऊर्जा बनाता है।
अमोनिया का उपयोग करके ऊर्जा बनाता है। एक जीवधारी है मेथेनोजेंस। नेक्स्ट लिखिएगा, मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस, लिखिएगा हाइड्रोजन। मेथेनोजेंस लिखिएगा हाइड्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से ऊर्जा बनाता है। हाइड्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से ऊर्जा बनाता है। हाइड्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से ऊर्जा बनाता है। एक और लास्ट लिख देना, मेथेनोट्रॉप्स। मेथेनोट्रॉप्स, मेथेनोट्रॉप्स, ठीक है। यह जीवाणु है। मैथेनोट्रॉप्स, यह जीवाणु है, मीथेन से ऊर्जा बनाता है। मैथेनोट्रॉप्स, यह जीवाणु है, मीथेन से ऊर्जा बनाता है। मैथेनोट्रॉप्स, यह जीवाणु है, मीथेन से ऊर्जा बनाता है। तो इनके नाम ध्यान में रखने होंगे, है ना। या आपसे पूछ सकता है कि परपोषी स्वपोषी कौन होते हैं। पादप, बैक्टीरिया, ए और बी दोनों, तो क्या लगाना हो, ए और बी। दूसरा, क्या सभी बैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं। क्लियर हो रहा ना। ऐसे ही करके सवाल आएगा, जब आप टेस्ट पेपर में आओगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हेट्रोट्रोपिक, हिंदी में कहते हैं परपोषी। हेट्रोट्रोफिक या परपोषी। अगली हेडिंग है हेट्रोट्रोफिक या परपोषी। खुशबू खुशबू परवीन पूछ रही हैं कि सर फिजिक्स कब से चालू होगा। हो जाएगा, हो जाएगा, है ना। ग्राहक की संतुष्टि परम ध्येय है। ग्राहक देवता होता है, ये सब्सक्राइबर है। हेलो गाइस, प्लीज फॉलो माय पेज एंड प्रेस द बेल आइकॉन, घंटा, जिससे कि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिले, आपके जीवन में खुशहाली आए। प्रिय खुशबू परवीन जी, अभी मुझे जुम्मा जुम्मा एक दिन हुआ है पढ़ाते हुए। 8 भी दिन ना हुए। आप कैसे कैसे लोग रहते हैं। कहाँ से आते हैं ये, क्यों आते हो। चलिए, हेलो, हाय, हेलो बोल रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास में ही सर बताए हैं कि 50 क्लास बायोलॉजी चलेगी, 25 क्लास फिजिक्स, ऐसा बोल रहे हैं। मैं तो सारी बात बता दिया हूँ। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा सवाल छोड़ा भी हो आपके मन का कि कितने घंटे में खत्म करोगे मास्टर। बता चुका हूँ। कब खत्म करोगे, जब पंखा बहुत तेज चल रहा होगा तो मैं खत्म कर दूंगा। सारी बात बता दिया हूँ, पहली क्लास कर लेना। खुशबू सुमित सर ही फिजिक्स पढ़ाएंगे। हाँ, मैं ही सब पढ़ाता हूँ, एकदम बारा बैठा हूँ। सब उगेल दूंगा एकदम से। सर ये लंदन से आया है लगता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। ये लंदन से आया है, ठीक। तो अब इनकी बात करें। ये अपना भोजन खुद से, लिखिएगा, यह जीवधारी, यह जीवधारी अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। यह जीवधारी अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। इकोलॉजी की भाषा में इन्हें उपभोक्ता कहा जाता है।
इकोलॉजी की भाषा में इन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। इकोलॉजी की भाषा में इन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। इकोलॉजी की भाषा में इन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। प्रमुखतया यह तीन प्रकार के होते हैं। प्रमुखतया यह तीन प्रकार के होते हैं। प्रमुखतया यह तीन प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार के नाम बताओ फिर से। होलोजोइक, पैरासिटिक और सैप्रोफाइट्स। पूर्णभोजी, परजीवी, मृतोपजीवी। याद आ रहा है? पहला लिख देना होलोजोइक। लिखिएगा होलोजोइक। हम लोग यानी कि मनुष्य, हमारे पास दो पात्र हैं। एक का नाम है रमेश और एक का नाम है, इनकी पत्नी है निजी, संगीता। तो इन दोनों पात्रों को लेके हम लगभग समझाते हैं। तो जब ये भोजन करें तो ये पांच व्यवस्थाएं करते हैं। एक, ये इजेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं भोजन ग्रहण करना। एक होता है डाइजेशन, जिसका मतलब होता है पाचन। एक होता है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। एक होता है एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। और एक होता है इजेशन, बहिष्करण। तो शायद हम अपने पाचन व्यवस्था में यही कर रहे हैं, खाते हैं, पचाते हैं, अवशोषित करते हैं, एसिमुलेट करके बाहर निकाल देते हैं। ऐसे जीवधारी जो इन पांचों प्रक्रियाओं को करने में सक्षम हो, यानी मुख हो, पेट हो, कंप्लीट पाचन कर सकें, उन सभी जीवधारियों को कहते हैं होलोजोइक, पूर्णभोजी। क्या कहेंगे? तो परिभाषा लिखिएगा, वह जीवधारी या वह परपोषी जो भोजन का पूर्ण पाचन कर सकें। वह परपोषी जो भोजन का पूर्ण पाचन कर सके, भोजन का पूर्ण पाचन कर सके, पूर्ण भोजी कहलाते हैं। भोजन का पूर्ण पाचन कर सके, पूर्ण भोजी कहलाते हैं। और यह पांच प्रमुख प्रक्रिया दर्शाते हैं। और यह पांच प्रमुख प्रक्रिया दर्शाते हैं। अब इनके नाम 1 2 3 करके लिखिएगा। पहला क्या है? इजेशन या ग्रहण करना। दूसरा डाइजेशन या पाचन करना। तीसरा एब्जॉर्प्शन या अवशोषण करना। एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। इजेशन या बहिष्करण। तो पांचों नाम लिखिएगा कॉपी में। ऐसे लिखना 1 2 3 करके। इनजेशन या ग्रहण। दूसरा लिख देना डाइजेशन या पाचन। तीसरा लिख देना एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। इसके बाद लिखिएगा एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। और लास्ट में है इजेशन या बहिष्करण। इजेशन या बहिष्करण। इजेशन या बहिष्करण। इन पांचों को मिला के जो आपके सामने है, इन्हीं को इकट्ठा करके कहा जाता है संपूर्ण पाचन प्रक्रिया। संपूर्ण पाचन प्रक्रिया। तो ऐसे ब्रैकेट में लिख देना कि ये पांचों प्रक्रियाएं क्या कहलाएंगी? संपूर्ण पाचन। आपसे एग्जाम पूछेंगे
कौन सी प्रक्रिया किसके बाद आती है? तो 1 2 3 है ये। आफ्टर इंजेक्शन डाइजेशन, आफ्टर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, आफ्टर एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद इजेशन। तो ये क्रम पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना अपन को। तो हमारे मन में विचार आएगा कि जिसके पास आंत होगी, जिसके पास मुंह होगा, वही ऐसा करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अमीबा है। अमीबा इतना छोटा होने के बावजूद क्या कर रहा है? होलोजोइक है। क्या है? होलोजोइक है। खैर लिखाऊंगा मैं, अब लिखिएगा हेडिंग, होलोजोइक के प्रकार। होलोजोइक के प्रकार, टाइप ऑफ होलोजोइक। और 4 तरह के होलोजोइक होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, मृतोपहारी। क्या क्या? तो लिखिएगा, नंबर 1 शाकाहारी, इसको बोलते हैं हेर्बीवोर्स। नंबर 2 मांसाहारी, कार्निवोर्स। नंबर 3 सर्वाहारी, ओमनिवोर्स। 3 लिखिएगा, सर्वाहारी, ओमनिवोर्स। 3 लिखा आपने, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। एक और है जिसे बोलते हैं स्कैवेंजर, इसे हिंदी में कहते हैं मृतोपहारी। वो मृतोपजीवी था, ये हारी है, जो खा सके, वो आहार का। तो आहारी मतलब जो खाए, जीवी मतलब जो खा ना सके, छोटा होता है वो। तो कितने हुए? 4। शाकाहारी 5 बता सकते हो? उसके आगे नाम लिखना। शाकाहारी में है टिड्डा, खरगोश, कछुआ है, टार। नहीं, मेरा सवाल है कि एक होता है टॉर्टाइज और एक होता है टार्टल, तो कौन सा? टॉर्टल। कछुआ 2 होते हैं ना, एक जमीन पर रहता है, एक पानी में। आप कछुआ लिखो, बताएंगे कछुआ। एक और लिखो गाय भैंस। हो गया 5। मांसाहारी बताओ भाई। हाँ, शेर, बाघ, चीता, ध्रुवीय भालू। 4 लिख दो। पक्का? मगरमच्छ को मैंने एक दिन बिस्कुट खाते थे। हाँ, शेर, बाघ, चीता, ध्रुवीय भालू सबसे बड़ा मृत वो है, मांसाहारी, ध्रुवीय भालू। सर्वाहारी में क्या लिख सकते हो? मनुष्य, भालू, बिल्ली, बंदर, गिलहरी। बंदर मछली खाता है। चींटी, चूहा, बिल्ली हो तो गया भाई, कुत्ता, सुअर, मुर्गी, आदि। ये आदि कौन है? बहुत सारे हैं। मतलब ये दोनों खाते हैं इंसान, मतलब सब्जी भी खा लेंगे और मछली भी खा लेंगे। और स्कैवेंजर में गिद्ध, पक्षी है बता रही। गिद्ध लिख देना। कुत्ता भी इसी में आता है। सियार, लकड़बग्घा, भेड़िया, हाइना, हाइना, हाइना,
लोमड़ी भी खाती है, बाद में खाती है ना, पहले उसको शेर खा लेगा, जो बचा खुचा कौन खाएगी? लोमड़ी बहुत चालाक है। हाँ, कौवा भी लिख दो। हाँ, मना कहा किया मैंने, खिलाओ। फिर कौवा भी खाता, मैंने पाला था। चलिए, तो ये तो बहुत सिंपल सा था। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और कल से हम लोग बात करेंगे पैरासाइट का, है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद बेटा।